हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो। ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड होगा बजट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो कि हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अपना एक बजट तैयार करती है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, और जो कि स्टार्ट होता है इस साल का अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 31 मार्च 2022 में। इस बजट में बेसिकली गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में मुझे कहाँ कहाँ से पैसा कलेक्ट होगा और उस पैसे को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। यूजुअली क्या होता है कि हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास जितना पैसा आए उसी पैसे को हम खर्च करें, मुझे कहीं से लोन न लेना पड़े। तो इस तरीके के ऊपर हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, हम डेफिसिट को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। डेफिसिट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको ना पता हो तो एक बार पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा मेरा, उसमें आपको डेफिसिट के बारे में पता चल जाएगा। तो इस गवर्नमेंट ने जो सबसे बढ़िया बात की वो ये की कि इस बार डेफिसिट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यूजुअली पहले भी ऐसा होता था, लोग डेफिसिट को इग्नोर कर देते थे, हम वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान बिलीव करते थे। ये जो करंट गवर्नमेंट आप देख रहे हो, मोदी गवर्नमेंट जो है, ये वेल्थ क्रिएशन पे बिलीव करती है, वेल्थ को खर्च करने पर नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने पहली बार ये स्कीम लाई कि इन्होंने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आज की डेट में ज़रूरत है, जैसा कि आप जानते हो इस पैंडेमिक में ये ज़रूरत है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचें। जब वो उनके पास पैसे बचेंगे तो वो पैसे खर्च करेंगे, और जब पैसे खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगी, और कहीं ना कहीं जो हम सफ़र कर रहे हैं फाइनेंस को लेकर के उसको भी हम लोग किसी तरह से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस टैक्स प्रपोजल्स में इस बार हमारे लिए क्या रखा। सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ ये भी है कि पहले जो लोग डरते थे अपना आईटीआर फाइल करने में, अब वो लोग डरते नहीं हैं। अब बेहिचक अपनी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ शेयर करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर के साथ दें, और जब सब लोग मिलकर के साथ देते हैं तभी जाकर के ग्रोथ हो पाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो 2014 तक लगभग 3.25 करोड़ लोग अपना आईटीआर फाइल करते थे, आज 2020 तक लगभग 6.25 करोड़ लोग अपना आईटीआर फाइल करते हैं। तो इसका मतलब लोगों की बिलीफ है सरकार के प्रति, और अब सब लोग खुद भी चाहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रोथ हो, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, हमारी कंट्री ग्रोथ होगी तो हमारी स्टेट ग्रोथ होगी, तो हमारी सिटी ग्रोथ होगी, तो हमारी कॉलोनी ग्रोथ होगी, तब जाकर के मेरा घर ग्रोथ करेगा, तब जाकर के हम खुद भी ग्रोथ करेंगे। तो हर एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एक सबसे अच्छी बात रही। दूसरी चीज़ कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कोई बहुत अच्छी खबर भी नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जो पेंशनर्स होते हैं 75 से अबव वाले, उनको क्या होता है टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट करके पैसा मिलता है। तो जब टीडीएस डिडक्ट हो गया तब उनको स्पेशली एक अलग से आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट एक चीज़ याद रखना कि वो पेंशनर्स ही होने चाहिए और उनका टैक्स डिडक्ट ही होना चाहिए। हाँ, जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसमें अगर कोई एडिशनल इनकम है तब आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी ही होगा। दूसरी तरफ अगर आपने जो टीडीएस डिडक्ट करवाया है, यानी कि जो टैक्स आपने डिडक्ट करवाया है, उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लेम करना है, यानी कि रिफंड बैक करना है, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन हो आप, आपको जितना टैक्स कट गया वही आपका जेन्युइन टैक्स था, तब आपको आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए बात करते हैं दूसरी पॉइंट्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे सामने, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, रिड्यूसिंग टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट। यूजुअली क्या होता है कि जब हम अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार के पास ये ऑप्शन होता था कि वो 6 साल के अंदर कभी भी आपके रिटर्न को फिर से असेस कर सकती है। देखो होता क्या है ना कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो सरकार सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे रखती है, यानी कि आपने जो रिटर्न फाइल कर दिया, सरकार मान लेती है कि आप हमारे देश के सबसे ईमानदार नागरिक हो और आपने जो इन्फॉर्मेशन हमको शेयर की है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। एक रफ असेसमेंट कर देती है कि हाँ ठीक है, आपने सारी चीज़ों को सही तरीके से हेड में डाल रखा है, बस दैट्स इट, इसके बाद उसको किनारे कर देती है। लेकिन अगर उनको कहीं डाउट होता है कि नहीं यार, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ गलती की होगी, या हो सकता है कि इसने कोई चीज़ छुपाई है, या सरकार के पास कोई ऐसा प्रूफ टू बिलीव है कि हाँ आपने कुछ गड़बड़ की है, आपने ये चीज़ नहीं दिखाई है, तब आपको वो नोटिस भेजती है और आपसे मांगती है उसके इन्फॉर्मेशन कि भैया मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ गलत दिखाई है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, या आप बताओ ये चीज़ कैसी होनी चाहिए थी। तो ये नोटिस आपको भेजा जाता है। यूजुअली जो नॉर्मल केसेस होते थे इसमें 4 साल का टाइम होता था, और जो फ्रॉड वाले केसेस होते थे उसको 6 साल का समय होता था। लेकिन जो एक्सट्रीम फ्रॉड वाले केसेस होते थे या आपकी फॉरेन इनकम होती तो उस केस में 10 और 16 ईयर्स भी होता था। तो गवर्नमेंट ने इस बार इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर लिया है। इसको उन्होंने कहा है कि भैया आप 3 ही साल में, स्ट्रिक्ट तो नहीं कहेंगे, इसको लीनियंसी कहेंगे, कि 3 साल के अंदर ही अगर हम आपको नोटिस भेजेंगे तो भेजेंगे। हाँ, जो रिस्की केसेस हैं, जो फ्रॉड वाले केसेस हैं, उनके लिए 10 ईयर्स की लिमिट 10 ईयर्स ही रहेगी। बस जो
6 ईयर्स वाली लिमिट थी उसको घटा करके 3 ईयर्स कर दिया। यानी कि अब अगर आपका केस थोड़ा सा भी फ्रॉडिया भी लग रहा है, बेसिक सा फ्रॉड भी है अगर आपके पास, तो फिर जो 6 साल की लिमिट थी उसको 3 साल कर दिया। यानी कि अब आपको 6 साल तक अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि अब लोग जल्दी से ईमानदार हों, क्योंकि जिसने एक बार गलती की है ना वो हमेशा डरता है, यार अब मैं कैसे शेयर करूँ, मैं करूँगा तो यार अब तो मैं सरकार को पकड़ में ही आ जाऊँगा। तो बेटर है, सरकार चाहती है कि देखो अब जो हो चुका है वो हो चुका है, बहुत ज़रूरी है कि सबको टाइम पे लाया जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी बहुत सारे लोगों को ईमानदार भी बना देगी। दूसरी तरफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। यूजुअली क्या होता था कि जब आप लार्ज टैक्स पेयर होते थे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई कंफ्यूजन होती थी, अगर आपको असेसिंग ऑफिसर बहुत हराश कर रहा होता था तो आपके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होती थी जो आपको हेल्प करती थी डिस्प्यूट से बचने के लिए। अब सरकार ने कहा है कि हम छोटे लोगों के लिए भी बनाएंगे कि ऐसा ना हो कि यूजुअली असेसिंग ऑफिसर छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि यार ये तो नॉर्मली 5 लाख कमाने वाला है या 10 लाख कमाने वाला है, उससे उसको क्या गेन मिलेगा। लेकिन अब फिर भी अब उसके लिए भी एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल हो गया जो हो जाएगा, जो उन लोगों की भी हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपका कोई केस फंसता है, दैट मीन्स कि अगर असेसिंग ऑफिसर आपको हराश करता है या आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तब आप सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाते हो केस करने के लिए। तो सुपीरियर अथॉरिटी में जब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जाते हो तो आपको फेस टू फेस बात करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता था कि जब आप फेस टू फेस बात करते हो तो आपसे वो डिमांड करता था कि यार इतने दे दो तो हम तुम्हारा केस सेटल करवा देंगे। अब ये सेटलमेंट वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यानी कि ब्राइब का जो भी सिनेरियो होता था वो पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मीन्स टू से अब ये चीज़ें फेसलेस हो जाएंगी। अब जो भी होगा वो पोर्टल से होगा, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है पोर्टल पर करो, उनको जो भी ऑर्डर प्लेस करना है वो पोर्टल से करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर भी है कि कहीं ना कहीं ये हमारी ब्राइब को रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है टैक्स ऑडिट को लेकर के। यूजुअली लास्ट ईयर जब गवर्नमेंट ने अपना बजट अनाउंस किया था तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर आपकी टोटल टर्नओवर 5% से मतलब 95% का टर्नओवर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है, एनईएफटी से होती है, यूपीआई से होती है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में होती है, तब उस सिचुएशन में आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती थी जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस करे। लेकिन अब वो 5 करोड़ की लिमिट को उठा करके सीधे 10 करोड़ कर दिया। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट आंसर बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि ई कॉमर्स को मोटिवेट किया गया है। यहां पे एक ये चीज़ मुझे बहुत कम समझ में आई, क्योंकि अगर सारी चीज़ें ई कॉमर्स हो जाएंगी तो ई कॉमर्स का मतलब हो गया कि बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदारों के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो मोहल्ले का दुकानदार है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि कस्टमर आएगा और उसको सामान लेकर के जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम समझ में आई है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को ज़्यादा मोटिवेट करोगे तो जो हमारा लोकल ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं त्रस्त होगा, वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। तो ये ठीक है, बट ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि आज आपको भी पता है कि आज हम भी सब भी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हर एक चीज़ हमें ऑनलाइन चाहिए। तो अगर आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन चाहिए तो ठीक है, आप अपना कंफर्ट जोन देखते हो, लेकिन सरकार भी अगर आप ही का कंफर्ट देखेगी तो उन दुकानदारों का क्या होगा जो बेचारे दुकान खोल करके बैठे। बट ठीक है, ये एक अच्छी स्कीम की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कस्टमर चाहता ही है कि मुझे सब कुछ ऑनलाइन मिले, और ऑनलाइन मिलने का मतलब है कि अब हमारे पास वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगी, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि प्राइसेस रिड्यूस होंगे। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूर फायदा होगा, बट बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा ये हरासमेंट है। बट ठीक है, जो भी है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी थी कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप आईटीआर फाइल करते थे, जो लोग भी अपना आईटीआर फाइल करते हैं उनको ये बात नॉलेज होगी कि उनके आईटीआर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी जो 26 AS से अपने आप कॉपी हो जाती थी, प्री फिल्ड हो जाता था, उनकी सैलरी अपने आप आ जाती थी, कई सारी चीज़ें, इंटरेस्ट भी कई बार होता था कि वो अपने आप प्री फिल्ड हो जाता था। तो सरकार ने इस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियर कहा है कि आने वाले टाइम में हम जो भी आपको कैपिटल गेन हो रहा है, डिविडेंड इनकम हो रही है, ये भी ऑटोमेटिकली आपकी आईटीआर में प्री फिल्ड हो जाएगा, यानी कि आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपको डिविडेंड मिला है जैसे ही वो अपडेट होगा तुरंत आपके आईटीआर में भी अपने आप शो होने लगेगा। जब भी आप फाइल करोगे तो एडिशनली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सबसे अच्छी खबर ये, क्योंकि आप देखो ना, आप अगर कंट्री के जब मुखिया ये कहता है कि हम मेक इन इंडिया को ज़्यादा बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हों। आज की डेट में मोर देन 1 लाख स्टार्टअप्स आज कंट्री में चल रहे हैं। तो अगर आप उनको मोटिवेट ही नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि आज आपने दुकान खोली, आज आपने कोई स्टार्टअप खोला तो कल से वो अच्छा काम करने लगेगा, टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 5 साल। तो यहाँ पर सरकार ने कहा कि उनके लिए हम 1 साल का और एक्स्ट्रा बेनिफिट
बेनिफिट देंगे, यानी कि जो उनका टैक्स बर्डन होता था वो एक साल हम और घटा देंगे। अब उनको एक साल और टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी, जो भी उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिल रही होती है। नेक्स्ट बात, डिविडेंड पेमेंट जो हमको मिलती थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट थे, उनके लिए भी हमारे लिए एक बेटर न्यूज़ ये आ गई कि जो भी उनका टीडीएस होता था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन इन्वेस्टमेंट्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड के ऊपर अब आपको कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। तो ये भी अच्छी खबर है, बिकॉज देखो एक कंट्री की ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आज अगर बड़ी कंट्रियां बड़ी हैं, मेरी बात को उसको इस तरीके से समझिएगा कि अगर आपने प्यूमा का जूता पहना हुआ है और टाइटन की घड़ी पहनी हुई है तो चेहरे से ज़रूर आप अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास लाखों की मतलब एक उसी अमाउंट का अगर आपने गोल्ड ले रखा है तो आपकी बैकबोन मजबूत है। मेरी बात को फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर आपने महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे एसेसरीज अपने ऊपर पहन रखा है तो आप अमीर नहीं हो, तो आप लोगों को दिखाने के लिए अमीर हो, लेकिन रियलिटी में आप अमीर तब होगे जब आपके पास वेल्थ होगी। तो वेल्थ अगर है तब आप एक्चुअली जेन्युइनली अमीर कहलाओगे। तो देश यही चाहता है कि आज लोगों के डेवलपमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश का डेवलपमेंट हो, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सही सड़कें होंगी, सही अच्छी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल और एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप डेवलप करोगे। तो अगर हम इसको आज देखें, यार सड़क बन जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, सही बात है आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये सोचो कि जो ट्रेवल आप 10 घंटे में करते थे अगर वो 5 घंटे में करोगे तो आपके 5 घंटे की टाइमिंग बचेगी। इतना ही नहीं, जितना कंफर्टेबल तरीके से आप ट्रेवल करोगे कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपने और दूसरे काम को निपटा पाओगे। तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, दिखती नहीं हैं, पता नहीं चलती हैं, पर ये मेरे अंदर बहुत सारे वैल्यू एडिशंस करती हैं। तो ये कहीं पे भी देखोगे अगर तो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे सुपर बेस्ट तरीका है। एक सबसे अच्छी खबर ये भी है कि जैसा आपको पता होगा कि 2022 तक गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम चाहते हैं कि सबके पास घर हो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो अभी तक तो नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। बट हाँ, गवर्नमेंट ने इसमें एक अच्छा इनिशिएटिव ज़रूर लिया है कि जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते थे उसमें आप 1.5 लाख रुपीज़ का, 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर आप अफोर्डेबल हाउस खरीदते हो टिल 31 मार्च 2022 तक। यानी कि एक साल का टाइम और आपको दिया गया है कि अगर आप 2022 तक, नेक्स्ट ईयर तक आप और भी कुछ घर खरीदते हो, अपने लिए अफोर्डेबल हाउस खरीदते हो, अपने इनकम के बेसिस पे अगर कोई घर खरीदते हो, तब फिर आपको ज़रूर, यानी कि बड़े बंगलों की बात नहीं हो रही है, ये रईसों के घर की बात नहीं हो रही है, ये अफोर्डेबल हाउस की, जनरल हाउसेस की बात हो रही है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। होपफुली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।